हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। पंचायती राज के साथ कहने का मतलब है कि आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ने वाले हैं और सत्ता की जो साझेदारी का जो तीसरा वीडियो है ये पंचायती राज से मैंने रखा हुआ है। हमने इससे पहले एक वीडियो की सत्ता में साझेदारी क्यों, मैंने उसमें पूरा बताया था कि सत्ता में साझेदारी क्यों होनी चाहिए, बच्चों को ये बात पता लगनी चाहिए कि सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है। दूसरी वीडियो में देखा था कि भारत में सत्ता की साझेदारी के क्या क्या रूप होते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने उन दोनों वीडियो को सजाया हुआ है, दोनों वीडियो को बताया हुआ है। कुछ बुक्स के एग्जाम्पल्स भी लिए हुए हैं और कुछ अगल बगल के एग्जाम्पल्स भी लेके मैंने उस वीडियो को समझाया हुआ है। और अब बात आती है तीसरे नंबर वीडियो की, जो कि पंचायती राज है। देखिए, इस त्रिस्तरीय राज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और पूरे वीडियो में आप मतलब धैर्य बना के रखें और एकदम एकाग्र बना के रखें ताकि वीडियो पूरी आपको समझ में आए। साउंड क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है क्योंकि जो बारिश अभी मेरे घर के बगल में बहुत झमाझम हो रही है और टिप टिप की आवाज शायद आपको आ सकती है, तो उसके लिए आप चिंतित ना हो। कभी कोई बादल की गरजने की आवाज भी आ सकती है, उसके लिए आप चिंतित ना हो। उसको आप नजरअंदाज करके कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। आज हम बात करने वाले पंचायती राज की। पंचायती राज सत्ता में साझेदारी का सबसे अंतिम भाग है और सत्ता में साझेदारी का अंतिम भाग मतलब कहने का मतलब हमने वहां पे दूसरे वीडियो में देखा था कि जो सत्ता की साझेदारी होती है वो स्तरीय सरकार होती है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके नीचे जो होता है स्थानीय स्वशासन, इसके बारे में। और वहां हमने देखा था कि जो पावर होते हैं वो एक संविधान के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में बांट दिए जाते हैं। वहां हमने सारी बातें पढ़ ली थी। आपने को वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां जाके देख ले। अगर आपको पूरा का पूरा लोकतांत्रिक राजनीति का ये जो चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी, अगर ये पूरा समझना है तो आपको ये तीनों वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव नजदीक आ गया है और ग्राम पंचायत के चुनाव के नजदीक आने के साथ साथ ही हमें ये जानकारी भी नहीं होती कि हम जो पंचायत, जिस पंचायत में है वो पंचायत का गठन कैसे होता है, पंचायत में कौन कौन से पद होते हैं, किस पद का कौन सा काम है और कौन पद कहां तक उसके अधिकार सीमित है। तो ये सारी बातें हमें नहीं पता होती, तो हम भी ये जान लेते हैं अपने एग्जाम के लिए। आप अगर देश के नागरिक हैं तो आप भी ये बात जान लीजिए। और अगर आप कहीं चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या वोट देने की आपकी मंशा है, आपको ये मन में है किसको चुने और किसको नहीं चुने, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और आपको सबके कार्य अवधि, सबके ढांचा, सबका स्ट्रक्चर आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि जिस प्रतिनिधि को आप चुनने जा रहे हैं क्या वो इस लायक है, जो बातें, जो अधिकार कानून ने उसको दे रखी है, संविधान ने उसको दे रखी है और सरकार ने उसे दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि पंचायती राज में क्या क्या अवधारणा हमें पढ़नी है। चलिए फ्रेंड, मैं पहले बात कर लूं आपको, मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताऊं। पंचायती राज को समझने से पहले देखिए देश कैसे बनता है। हमने इससे पहले दो वीडियो में खूब चर्चा कर ली है, हम इसमें केवल पंचायती राज के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी सत्ता की साझेदारी का एक अंश है। सत्ता में क्या करते हैं, स्थानीय लोगों को भी, स्थानीय जो क्षेत्रीय लोग होते हैं उनको भी सत्ता में भागीदारी देने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। अब इस राज की व्यवस्था क्यों की गई है ये बताता हूं मैं आपको। जब देश हमारा आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि देश के विकास के लिए उन्होंने छोटे छोटे मुहिम चलाए। कौन से? स्थानीय मुहिम सब, जिसमें स्थानीय लोगों को कहा गया कि देखिए अपना काम आप धाम कीजिए और जो प्रॉब्लम है आप ही लोग सॉल्व कीजिए। तो ऐसा करने से लगा कि नेहरू को कि देश में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि एक स्थानीय सरकार भी होनी चाहिए या उसकी ऐसी कोई परंपरा होनी चाहिए कि जो लोग हैं उनकी समस्या को अगर उनके छोटे क्षेत्र के लोग ही अगर समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि गांव के लोगों की समस्या शायद राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं समझ सकती, वो नहीं जान सकती, या समझ भी लेगी तो उसको दूर सही ढंग से नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या किया गया, सरकार ने, नेहरू जी ने सोचा कि चलो क्षेत्र के लोगों में ही, उनके क्षेत्र के लोगों की एक छोटी सरकार बना देते हैं और स्थानीय लोगों की सरकार, वो सरकार उनकी समस्याओं को समाधान करेगी और हाँ, वो समस्या हमारे तक पहुंचाएगी, हम उनकी समस्या को दूर करने के लिए जो फंडिंग होगा, जो भी होगा वो देंगे। ये काम लेकिन नेहरू जी ने शुरू किया था। लेकिन नेहरू जी ने ये काम एक महान शास्त्री बलवंत राय को दे दिया और बलवंत राय से कहा कि देखिए मैंने एक स्थानीय शासन की सरकार चलाई, उसमें बहुत वृद्धि हुई, यानी लोगों में बहुत सुधार आया, लोगों का विकास हुआ। तो आप एक काम कीजिए, आप एक कमेटी का गठन कीजिए बलवंत जी, और मुझे बताइए कि इन लोगों के विकास करने के लिए क्या कोई सरकार, स्तरीय सरकार बनानी चाहिए, कैसे इस चीज को, स्थानीय लोगों की समस्या को स्थानीय लोग दूर कर दें, इस तरह का प्रावधान आपको लाइए। तो एक कमेटी बनाई गई, तो उसका नाम पड़ गया बलवंत राय मेहता कमेटी। और इसी कमेटी ने जाके अंत में सरकार को बताया कि देखिए अगर छोटे छोटे कस्बे जो जमीन स्तर के जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, अगर उनका विकास आपको करना है, तो वहां पे आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करनी होगी।
जिसमें ग्राम पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल और जिला लेवल के 3 स्तर को बनाया गया, एक पंचायत लेवल पे, एक प्रखंड लेवल पर, एक जिला लेवल पे, और कहा गया कि ये तीनों लेवल मिलके ग्राम पंचायत के निर्माण में, यानी जो स्थानीय स्वशासन होता है उसके कार्यभार को संभालेंगे और स्थानीय लोग की समस्या को सुनकर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। इस बातों को समझना है, ये क्या है त्रिस्तरीय और ये क्यों अप्लाई किया होता है, तो आपको एक बात समझना होगा। देखिए यहां पे सबसे पहले बात करते हैं वार्ड की। सबसे छोटा होता है वार्ड। आप वार्ड के, आप ग्राम पंचायत के हैं तो आपको वार्ड पता लग गया होगा। वार्ड के कई वार्डों को जोड़ने के बाद एक गांव बनता है, ग्राम पंचायत बनता है। कई वार्डों को जोड़ने के बाद एक ग्राम पंचायत बनता है। कई ग्राम पंचायत को जोड़ने के बाद एक प्रखंड बनता है, ध्यान दीजिएगा। और कई प्रखंड को जोड़ने के बाद एक जिला बनता है। और कई जिला को जोड़ने के बाद एक राज्य बनता है। और कई राज्य को जोड़ने के बाद एक देश बनता है। यानी देखिए कितने स्तर हैं वार्ड से लेके देश तक। देश से आगे तो कुछ होता नहीं, क्योंकि हम विश्व की बात तो करेंगे नहीं, यहां पे हम अपने देश की राजनीति की बात कर रहे हैं। आप कोई के बच्चे दिमाग में आ रहे हो सर पंचायती राज के अंदर क्या केवल ग्राम पंचायत के बारे में, पर देखिए जनसंख्या के अनुसार और उसकी आधुनिकता के अनुसार, उसके विकास के अनुसार ग्राम पंचायत को फिर नगर परिषद में, नगर परिषद से नगर निगम हो जाता है। तो 3 तरह की अवधारणाएं होती है, लेकिन मैं ग्राम पंचायत के बारे में समझा रहा हूं। इसके बाद नगर परिषद और नगर निगम दोनों में आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, ठीक है। अब मैं ग्राम पंचायत के बारे में बता रहा हूं आपको कि वार्ड को कई वार्ड मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। और कई ग्राम पंचायत मिला के एक प्रखंड, और कई प्रखंड मिलके एक जिला, और कई जिला मिलके एक राज्य, और कई राज्य मिलके एक देश। अब ये कितने स्तर हो गए, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर। और ये वार्ड को स्तर में नहीं, ये ग्राम पंचायत के अंदर ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मैं बताऊंगा आपको। देखिए देश को संभालने के लिए सरकार बनाई, इस स्तर के लिए केंद्र सरकार बनती है, पता है आपको। राज्य के स्तर को संभालने के लिए राज्य सरकार बनती है, और उसके बाद यहां तक स्तर खत्म हो जाता है। उसके बाद ये स्तर राज्य और देश के बाद अब ये जो स्तर बचता है 3 स्तर, नंबर 5, नंबर 4 और नंबर 3, इसको कहते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज। पहला स्तर जिला, उसके बाद प्रखंड और उसके बाद ग्राम पंचायत। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, भला तो उन्हीं लोग का होना है जो वार्ड में है, भला उन्हीं लोग का होना है। लेकिन सरकार क्या करती है, सत्ता का जो केंद्र सरकार पास या राज्य जो पावर होती है वो अपने नीचे वालों को भी दे देती है, ताकि आपके नजदीक जो बहुत सारी जनताएं हैं उनके आप समस्याओं को सुने और आप बेहतर उस समस्या को निभा सकते हैं। एक ये बात हो गई। और दूसरी बात ये होती है कि सब समाज के सभी समुदाय के लोग, सभी क्षेत्र के लोग सत्ता में आए, लोकतंत्र में आए और अपनी भागीदारी दिखाएं, ताकि सत्ता में क्या हो, साझेदारी हो। और विभिन्न प्रकार के जो लोग यहां पे रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग, जाति धर्म के लोग, इनमें कभी टकराव ना हो। सबको लगे कि अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबको ये लगे कि ये देश हमारा है और इस लोकतंत्र में हमारी भी भागीदारी है। इसलिए सरकार सब में सत्ता क्या करती है, बांट देती है। तो हम पढ़ने वाले इस त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में। पहला स्तर जिला, दूसरा स्तर प्रखंड और तीसरा स्तर ग्राम पंचायत। तो मैं इसको मिटाया था क्योंकि ये दोनों बात तो हमने पढ़ ली है कहां पे, सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो में। वहां हमने बताया था संघ राज, यहां पे जब संविधान के अनुसार कुछ सभी पावरों को, यानी कि पावर, सत्ता का जो पावर होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांट दिया जाता है, दे दिया जाता है। और तब केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों एक संघ मिलकर काम करती है, तो उसे हम संघ सरकार कहते हैं। तो इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब बात आती है पंचायती राज के बारे में, तो मैं इसको थोड़ा मिटा दूं। तो चलिए अब बात आती है पंचायती राज के बारे में। तो यहां देखिए 3 लेवल हो गए, नीचे का 2 लेवल छट गया, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, राज्य और केंद्र। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज का मतलब होता है ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला। यानी जो कहने का मतलब है, जिन्होंने इस त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रतिपादन किया, अर्थात बलवंत राय मेहता, उन्होंने कहा कि अगर पंचायत का विकास करना है तो 3 स्तर बनाना होगा। एक ग्राम पंचायत के मतलब ग्राम पंचायत के आधार लेवल पे, एक प्रखंड लेवल पर और एक जिला लेवल पर। ये स्तर क्यों बनाए जाते हैं, देखिए क्यों स्तर बनाए, ताकि एक दूसरे पे सब नियंत्रण रख सके। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं, यहां देखिए, यहां मैंने जिला नीचे लिखा हुआ है, लेकिन जिला सबसे ऊपर आता है, ये तो आपको पता ही है, जिला सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आता है प्रखंड, और उसके बाद आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है ग्राम पंचायत। देखिए मैंने आपको पहले समझा दिया कि कई ग्राम पंचायत मिला के एक प्रखंड बनते हैं और कई प्रखंड मिला के क्या बनता है, एक जिला बनता है। तो इसलिए 3 स्तर हो गए, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2 और लेवल नंबर 3। और ये तीनों के तीनों पंचायती राज का विकास करते हैं, पंचायत का विकास करते हैं। अब देखिए पंचायत का गठन कैसे होता है, प्रखंड का गठन कैसे होता है, जिला का गठन कैसे होता है। पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 जनसंख्या पर एक पंचायत निर्धारित कर दिया जाता है, एक पंचायत बना दिया जाता है। गांव के आधार पर नहीं,
अगर आप कह रहे हैं कि 2004 का, ऐसे नहीं, जनसंख्या जैसे मिला जुला के एक पंचायत में 7,000 जनसंख्या होनी चाहिए, तो जितने गांव में मिला जुला के एवरेज 7,000 जनसंख्या पहुंच जाती है, पूरी हो जाती है, तो उसको एक पंचायत बना दिया जाता है। फिर उसको फिर 7,000 जोड़ते हैं, फिर उसको दूसरी पंचायत, 7,000 जनसंख्या जोड़ जोड़ के एक पंचायत बनता है। तो पंचायत ये बात समझिए। और आपको पता है कि प्रखंड जनसंख्या पर नहीं बनता, कई ग्राम पंचायत मिला के एक प्रखंड बनाते हैं और कई प्रखंड मिलकर एक जिला बनता है। लेकिन ग्राम पंचायत जो कितने, आप ग्राम पंचायत कितने जनसंख्या बनता है, 7,000 जनसंख्या पे याद रखिए, प्रत्येक 7,000 जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत तैयार कर दिया जाता है। अब आप बात याद रखिए, अब सब समझने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला, इनका चुनाव, इन पे जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, और ये सदस्य कैसे भागीदारी निभाते हैं ग्राम पंचायत के चुनाव में। अब एक सिंपल सी बात है कि ग्राम पंचायत में 2 पद या ग्राम पंचायत में 4 पद होते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में 4 पद, यानी ग्राम पंचायत के लिए 4 पद होंगे। एक हो गया आपका मुखिया, वार्ड, पंच और सरपंच, ये 4 होते हैं। ठीक, ये किसके क्या काम है बता रहा हूं मैं। और आप बोलोगे सर हम तो जब ग्राम पंचायत में चुनाव होता तो 6 पद के लिए चुनाव देते हैं। मैंने कहा ठीक है बाबू, ये जो पद है प्रखंड लेवल का, इसे कहते हैं पंचायत समिति, ध्यान रखना। और ये जो होता है इसे कहते हैं जिला परिषद। जिला परिषद, बात समझ आएगी। यानी जिला परिषद जिला लेवल का होता है, और यानी कहने का मतलब जिसको जिला लेवल पे आपको पहुंचाना है तो आपको जिला परिषद को चुना गया, जिला परिषद के सदस्य को चुनना होगा। और प्रखंड के लेवल पे जाना है तो जिस पर आपको पंचायत समिति को चुना होगा। पंचायत समिति ही प्रखंड में जाकर बैठता है। अब कैसे बैठता बताते हैं। पंचायत समिति का सदस्य में से एक सदस्य प्रमुख बनता है, वही जाके प्रखंड में बैठता है। और ग्राम पंचायत में चुनाव किसका होता है, ग्राम पंचायत यानी पंचायत लेवल चुनाव किसका होता है, मुखिया, वार्ड, पंच और सरपंच, इससे ज्यादा किसी का चुनाव नहीं होता। देखिए इन दोनों की बात पहले समझ के इनको खत्म करते हैं और उसके बाद इस पे चलेंगे ये क्या है। देखिए प्रखंड पंचायत समिति का सदस्य प्रत्येक 5,000 जनसंख्या पे होता है, ठीक है। और प्रत्येक 5,000 जनसंख्या पे एक पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होता है जो आप लोग चुनते हैं। और उसको क्या करती है, जनता चुनती है। और जनता क्या चुनने के बाद, क्योंकि प्रत्येक 5,000 पे एक सरपंच समिति, एक समिति पद पे कोई जीतेगा, और वो क्या करता है, वो जितने भी मान लीजिए कि 15 व्यक्ति पंचायत समिति से आए। किसी प्रखंड में 15 पंचायत समिति हैं, ठीक है। प्रखंड में तो प्रत्येक 5,000 पे आपको पंचायत समिति एक चुनना होगा। तो वहां से क्या होता है, पंचायत समिति मतलब पंचायत समिति के सदस्य को चुनना होगा। तो ये सदस्य 15 मान 5,000 का 15 भाग है, माने 15 निर्वाचित क्षेत्र समिति के लिए। तो उसमें से क्या होगा, एक जीत के आएगा। तो 15 मान लीजिए समिति सदस्य जीत के आए। इसमें से क्या करेगा समिति लोग क्या करेगा, अपने समिति के सदस्य जो होते हैं उसमें से एक प्रमुख चुनते हैं जो ब्लॉक में बैठता है। जो कहां बैठता है, प्रखंड में बैठता है। वो प्रखंड में जाके बैठता है, और प्रखंड में बैठने के बाद ये ग्राम पंचायत के मुखिया या जो भी वार्ड है इनकी बातों को सुनता है, और इनकी बातों को कहां पहुंचाता है, जिला परिषद के पास पहुंचाता है। तो यानी अब आप बात समझ लीजिए, पंचायत समिति क्या होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसी को कहते हैं आप प्रखंड लेवल, इसी को कहते हैं जिला परिषद कहते हैं जिला लेवल, और ग्राम पंचायत जानते हैं ग्राम पंचायत का लेवल का होता है। तो आपको शायद बात समझ में आ रही होगी। नहीं तो फिर एक बात ध्यान दें आप कि पंचायत समिति का चुनाव जो होता है वो इस ग्राम पंचायत के लिए नहीं होता, वो प्रखंड लेवल के लिए होता है, ताकि पंचायत समिति के सदस्य जो हैं प्रखंड का चुनाव, प्रमुख का चुनाव करें, और प्रमुख जो है इन सभी समिति सदस्यों का हेड हो। हेड मतलब कि वो ऊपर हो, इनके नीचे सारे सदस्य हो। वैसे ही जिला परिषद सदस्य का भी चुनाव होता है। जिला परिषद सदस्य का चुनाव इसलिए होता है ताकि जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट में वो जाके बैठे। तो जिला परिषद के सदस्य नहीं, जिला परिषद के सदस्य जो आएंगे, प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है। और एक जिला में कई जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तो जैसे एक प्रखंड में कई पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, वैसे ही एक जिला में कई जिला परिषद के सदस्य होते हैं। वो क्या करते हैं, सदस्य जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, और उन जिला परिषदों में से जिला परिषद सदस्य जो चुन के जाते हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति वहां चेयरमैन बनता है। किसका, जिला परिषद का। तो वो कहां जाके बैठता है, डिस्ट्रिक्ट में। और पंचायत समिति में से जो पंचायत समिति के सदस्य जो जीत गए हैं उसमें से कोई एक जीतेगा, तो वो क्या बनेगा, प्रमुख। वो कहां बैठेगा, प्रखंड में। और पंचायत, ग्राम पंचायत ये सब जो होती है तो ग्राम पंचायत में ही रह जाएंगे आपको। अब इनका चुनाव देखिए,
पंचायत समिति के सदस्य जो 15 थे, इनका चुनाव जनता करती है। जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, जो प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पे होते हैं, उनका चुनाव भी जनता करती है। लेकिन इस 15 जिला परिषद में से कोई एक चेयरमैन बनेगा, इस 15 पंचायत समिति में से कोई एक प्रमुख बनेगा जो प्रखंड में बैठेगा, तो इनका चुनाव जनता नहीं करती। प्रमुख का चुनाव ये पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं 15, वही अपने में से कोई एक, वही अपने लोग में अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव करेंगे, किसी न किसी रूप से उनका चुनाव करेंगे, और यही 15 मिलकर एक को चुनते हैं और वो प्रमुख बनता है। वैसे जिला परिषद में जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं, जो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, वही अपने में से किसी एक को क्या बोलते हैं, अध्यक्ष या चेयरमैन क्या करते हैं, बना देते हैं। अब क्या होता है, अब बात समझिए इनका काम क्या है और इनका काम क्या है। अब क्या होगा कि प्रखंड, अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत में किसी चीज की जरूरत है, तो जैसे मान लीजिए आपको कि वार्ड में आपको एक वार्ड में आपको 10 नल लगाने हैं, और एक पंचायत में मुश्किल से 15 वार्ड हो सकते हैं, मान लीजिए हो सकता है, सारी बातें समझाऊंगा मैं, तो 15 वार्ड हो सकते हैं, तो 15 वार्ड हो सकते हैं, तो 15 वार्ड 15 में 10 से गुना कीजिए तो कम से कम 150 नल लगा लें। तो अब ये क्या करेगा, वार्ड सब जाके मुखिया को बोलेगा, देखिए प्रत्येक वार्ड में 10-10 लगाना है, आप 150 नल की व्यवस्था कीजिए। अब ये मुखिया क्या करेगा, प्रखंड में जाके पंचायत समिति को बोलेगा, किसको, प्रखंड में जाके पंचायत समिति का सदस्य है जो चुन के गया है, उसमें से एक जो प्रमुख बन के बैठा है, उसको बोलेगा कि भाई साहब हमारे पंचायत में देखिए इतने नल की आवश्यकता है। तो ये पंचायत बोलेगा ठीक है, तो यहां से ये बिल को पास करेगा, सही में जरूरत है या नहीं है, तो अपने सारे समितियों से पूछेगा कि सही में ऐसा जरूरत है, तो समिति बोलेगा, इसका जो पंच समिति सदस्य है वो बोलेगा प्रमुख को हाँ जरूरत है, तो ये क्या करेगा, फिर ऊपर जिला परिषद के पास भेज देगा, डिस्ट्रिक्ट, कि देखिए हमारे प्रखंड में इस पंचायत में इतने नल की आवश्यकता है, आप इसको पूरा कीजिए। तो जिला परिषद क्या करेगा, इसका फिर अपने में मीटिंग करेगा, जो इसके जिला परिषद के सदस्य बोला कि हाँ सही में जरूरत है या नहीं है, उसको बिल को फिर वो पास करके आगे सीएम के पास, राज्य सरकार के पास भेज देगा, और तब राज्य सरकार इनको पैसा देगी विकास करने के लिए, हाँ सही में ये नल लगाना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है सरकार का फंडिंग आना। ये किसको रिपोर्ट करती है, पंचायत समिति को, और पंचायत समिति किसको रिपोर्ट करती है, जिला परिषद को, और जिला परिषद किसको रिपोर्ट करती है, राज्य सरकार को, तब जाके इनके विकास के लिए पैसा आता है। अब देखिए इसका मतलब पंचायत समिति जो है ये जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच का काम करता है। बीच का काम का मतलब कि मीडिएटर है, इसकी बात को सुनेगा, यहां तक पहुंचाएगा। तो आई होप आपको जिला परिषद और पंचायत समिति की बात पता लग गई होगी, कंफर्म है आपको पता लग गई होगी, लेकिन मेन बहस तो भी ग्राम पंचायत पे है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं ग्राम पंचायत की अवधारणा क्या है, और इसके अंदर मुखिया, वार्ड, पंच, सरपंच के क्या काम है, और ये कैसे चुनाव किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखने की कोशिश करते हैं कि ये मुखिया, सरपंच, वार्ड और पंच ये क्या काम करते हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, इनके कार्य क्षेत्र क्या क्या है। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में आपने देख रखा था कि जो लोकतंत्र यानी लोकतंत्र के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है आपका कार्यपालिका, ध्यान समझिएगा, दूसरा होता है न्यायपालिका, और तीसरा होता है विधायिका। वैसे विधायिका पहला होता है, विधायिका, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये 3 होते हैं, अंग होते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में, पंचायत राज में ये विधायिका काम नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था विधायिका का मतलब क्या होता है। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना, और पंचायती राज में कोई कानून नहीं बना सकता, ये बात रखिएगा। मुखिया और सरपंच और वार्ड से इतनी पावर नहीं होती कि वो जिला परिषद की वो कानून बना दे, वो कानून नहीं बनाता, क्योंकि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार सारे काम होते हैं इसमें, जो बिहार सरकार ने बनाए हैं, तो उनके अनुसार सारे के सारे काम होते हैं इन चुनाव की प्रक्रिया को देखने के लिए। तो विधायिका मतलब यहां कोई कानून नहीं बन सकता। अब बात आती है कार्यपालिका और न्यायपालिका की। आपको पता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका का काम होता है कार्य करना, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय दिलाना। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं। वैसे ही ग्राम पंचायत में भी ऐसा होता है। कार्यपालिका का काम करते हैं कौन, वार्ड और मुखिया, और न्यायपालिका का काम करते हैं कौन, पंच और सरपंच। विधायिका तो इसमें होता नहीं, ध्यान दीजिएगा। वार्ड और मुखिया जो होते हैं वो आपके कार्यपालिका में आते हैं, और पंच और सरपंच जो होते हैं वो आपके न्यायपालिका में, यानी इनका काम केवल न्याय देना है, और कार्यपालिका का मतलब काम करना, विकास करना। ये किनका काम है, वार्ड और मुखिया का। अब सोचिए ये वार्ड और ये पंच क्या होता है। देखिए प्रत्येक, जैसे आप पता है कि प्रत्येक 7,000 जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। आप बोलोगे हाँ ठीक है, तो प्रत्येक 7,000 जनसंख्या पे ग्राम पंचायत का गठन होता है। वैसे ही इस ग्राम पंचायत के अंदर प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड का निर्माण होता है।
प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी वार्ड का, उस वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है, जो इस वार्ड को देखता है, जिसे जनता चुनती है, यानी एक व्यक्ति जो इस वार्ड से खड़ा होता है और जीतता है, जो वार्ड प्रतिनिधि कहलाता है, वो इस वार्ड को पूर्ण रूप से देखता है, जिसे हम वार्ड सदस्य के नाम से जानते हैं। तो यानी कहने का मतलब है एक पंचायत में 14 से 15 लगभग वार्ड होने चाहिए और हो जाते हैं, क्योंकि अगर 7000 जनसंख्या पे एक पंचायत होता है और प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड होता है, तो मिला जुला के 14 से 15 वार्ड आपको एवरेज बनने चाहिए। तो वार्ड सदस्य का समझ के आपकी प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड होता है, जिसे हम वार्ड सदस्य कहते हैं। और इस सारे वार्ड का जो प्रधान होता है, उसे हम मुखिया कहते हैं। बात रिवर्स करते हैं, सारे पंचायत समिति का जो प्रधान होता है उसे प्रमुख कहते हैं। सारे पंचायत जितने भी जिला परिषद के सदस्य का प्रधान होता है उसे हम चेयरमैन या सचिव अध्यक्ष कहते हैं। वैसे ही सभी वार्ड का जो प्रधान होता है उसे हम मुखिया कहते हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि हम वहां पे प्रमुख और अध्यक्ष जो है वो जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य चुनते थे, लेकिन यहां पे मुखिया को चुनने का अधिकार भी केवल जनता को है। लेकिन कई राज्यों में केवल वार्ड का चुनाव होता है और वार्ड जीतने के बाद वार्ड डिसाइड करते हैं कि हमारे पंचायत का मुखिया कौन होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन बिहार में, खासकर बिहार की बात करूं मैं, तो यहां मुखिया और वार्ड दोनों को जनता ही प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। ठीक है, अब बात करते हैं पंच और सरपंच की। देखिए, ये तो कार्यपालिका हो गया, ये काम करने के लिए एक वार्ड में एक वार्ड सदस्य प्रत्येक 500 जनसंख्या पे, और इन सभी वार्डों का मालिक यानी कि पूरे पंचायत का जो मालिक होता है वो मुखिया। नाम ही है मुखिया, तो मुखिया कहलाएगा। अब पंच क्या होता है? देखिए, न्यायपालिका मतलब न्याय देने के लिए, देने के लिए प्रत्येक वार्ड पे एक पंच होता है, यानी कि प्रत्येक 500 जनसंख्या पे जैसे काम करने के लिए एक वार्ड था, वैसे न्याय देने के लिए क्या होता है? एक पंच होता है। पंचायती सुने ना, पंचायत में क्या होता है? पंच। ठीक है, और इस पंच का हेड होता है सरपंच, यानी ये पूरे पंचायत लेवल पे होता है। तो प्रत्येक वार्ड में एक पंच होगा और उसका हेड कौन होगा? सरपंच होगा। प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड होगा, उसका हेड कौन होगा? मुखिया होगा। लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। इसके काम में यह हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसके काम में यह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कार्यपालिका यानी काम को देखने का काम किसका है? वार्ड और मुखिया का। और न्यायपालिका का काम काम किसका है? पंच और सरपंच का। छोटे मोटे झगड़े गांव भर के ये लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक खेत, और खेत में से किसी इंसान ने एक पानी काट लिया और पानी मेरा खेत, उस खेत में चला गया। धान का फसल था, धान में पानी की आवश्यकता होती है, तो इस खेत से उसने इस खेत में काट लिया। अब क्या हो गया? दोनों में लड़ाई होगी। अब ये लोग कोर्ट जाएगा, कोर्ट में जाकर क्या बोलेगा कि ये मेरे खेत का पानी काट के निकाल लिया। तो वो क्या बोलेगा? अरे गधा, छोटा छोटा लेके आता है, जाके पंच को नहीं बोला। तो ऐसे ऐसे मामले पंच के पास जाते हैं और पंच इन मामलों को लेके जाता है किसके पास? सरपंच के पास। देखिए, मेरे पंचायत में ऐसा ऐसा हो गया है, आप पंच मेरा फैसला आप कर दीजिए। तो अगर आपके वार्ड में कोई समस्या तो आप अपने पंच को बोलेंगे, क्योंकि ये एक न्यायपालिका है। और ये पंच जाएगा सरपंच के पास और सरपंच को बोलेगा कि देखिए इस तरह की बात है। तब ये लोग एक पंचायत बैठाएंगे, सारे पंच और सरपंच मिलके, और बोलेंगे कि इसका सही प्रावधान क्या होना चाहिए। और दोनों तरीके से जुर्माना भी आपको दे सकते हैं और सजा भी ये दिलवा सकते हैं। दोनों तरह का प्रावधान, सजा सुनाने का इनके पास होता है। तो ये हो गई न्यायपालिका। लेकिन हमारे गांव में क्या है? पंच भी कार्यपालिका का काम वार्ड का काम करने लगता है, क्योंकि इनको बस इतना पता है, इस पंच और वार्ड को बस इतना पता है, इसको अपने अधिकार नहीं पते। बस इतना पता है कि शौचालय बनाना है, उसमें 500 लेना है, इंदिरा आवास लेना है, उसमें 10,000 लेना है, बाकी जो भी फंडिंग आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ खाना है। ये बेचारा भी क्या करता है? पंच, इसका पेट तो भरता नहीं है, ये पंच भी चल जाता है वार्ड सदस्य से काम करने के लिए। पब्लिक को बोलता है कि लाओ, मैं इंदिरा आवास दिलाऊंगा, मैं शौचालय वाला पैसा दिलवाऊंगा तुमको, सब मुझे 500, 600, 1000 जो देना है देना। और ये क्या करता है? अपने अधिकारों को भूल के चल जाता है वार्ड सदस्य से काम करने के लिए। इसका काम ये नहीं है, ये न्यायपालिका में आता है। क्या इसका काम है? केवल झगड़ा, न्याय देना लोगों को, छोटे छोटे झगड़ों को सुलझाना। वो भी किसके माध्यम से? इसका हेड कौन है? सरपंच के माध्यम से। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। हम वार्ड की बात करें या मुखिया की बात करें, आपको पता लग गया कि प्रत्येक 500 जनसंख्या पे एक वार्ड होता है और उस सभी वार्ड का हेड कौन होता है? मुखिया, यानी पूरे पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। अब लेकिन इन वार्ड सदस्य को भी अपनी जानकारी नहीं होती, यानी वार्ड सदस्य क्यों है और क्या इनके पता नहीं है, ये क्यों है। देखिए, बता दूं मैं, आपके जब ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है, जब मुखिया, सरपंच, समिति सब बन जाता है, तो आपके गांव में 6 समितियां बनाई जाती है। विकास करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपदा के लिए, निर्माण के लिए, नियोजन के लिए अलग अलग समितियां बनती है। 6 समितियां बनती है।
और उस 6 समिति में से 2 समिति का प्रधान जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, वो मुखिया होता है। और बाकी जो समितियां होती हैं, बाकी 4 जो होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, वो ये होते हैं वार्ड सदस्य। लेकिन इनको ये नहीं पता होता। आप किसी भी अच्छे वार्ड सदस्य या मुखिया से पूछ लीजिए कि आपके गांव में पंचायती राज बनने के बाद, निर्माण होने के बाद कौन कौन सी समितियां चलती है, तो उनको 6 समिति का नाम नहीं पता होगा। और वार्ड सदस्य को तो यह भी नहीं पता है कि मैं किस समिति का सदस्य हूं। उनका साइन चलता है और काम हो जाता है। इनको तो केवल शौचालय का पैसा और बाथरूम बनाने का पैसा, यानी कहने का मतलब है कि इंदिरा आवास का पैसा, इससे खाने से मतलब है, कहां किसको लूट लिया जाए इससे मतलब है। लेकिन वार्ड के बहुत पावर्स होते हैं, इनके पावर को उनको जानना हो, क्योंकि ये जो समितियां होती है, इन प्रत्येक समिति में 6 सदस्य होते हैं और ये 6 के 6 सदस्य वार्ड सदस्य ही होते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता एक वार्ड सदस्य 3 से 4 समितियों का सदस्य हो सकता है और होता है, ठीक है, क्योंकि 6 समितियों में 6 सदस्य है, 36 और 15 ही मतलब वार्ड सदस्य होते हैं। तो एक सदस्य जो होते हैं लगभग 3-4 समितियों के सदस्य हो जाते हैं। तो ये बात में ज्यादा विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि वार्ड सदस्य को जानकारी नहीं होती है कि वो किस तरह से अपने अधिकार को जाने और कैसे काम करे, ठीक है। तो ये वार्ड काम थे। अब देखिए क्या होता है, वार्ड में कोई भी समस्या होती है, चाहे वो नल लगाना होता है या वार्ड में रोड सड़क बनानी होती है, कुछ भी वार्ड में, वार्ड लेवल पर जो होता है, तो सारे वार्ड सदस्य जाके मुखिया को कहते हैं कि देखिए हमारे समाज में, हमारे पंचायत में या वार्ड में ऐसी समस्या आप सॉल्व कीजिए। अब ये मुखिया जाएगा किसके पास, पंचायत समिति प्रखंड लेवल पे, किसके पास, प्रमुख के पास, और वहां जाके बोलेगा देखिए मेरे पंचायत वार्ड में इतनी समस्या है। प्रमुख किसके पास जाएगा, भेजेगा समस्या जिला परिषद के पास, जो जिला लेवल पे होता है, और जिला लेवल भेजेगा राज्य लेवल पे सीधे कि देखिए समस्या है, निदान समस्या को दूर कीजिए। तो ये एक पंचायती राज का सिस्टम है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। कुछ बातें और हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में कुछ अंग होते हैं। अब कुछ अंग कैसे, बेसिकली 4 अंग होते हैं। पहला मुखिया, तो मुखिया के बारे में तो आप जाने गए। दूसरा होता है सरपंच, ये 1 अंग और 1 अंग, 2 अंग। ये पंच और वार्ड, इसको अंग क्यों नहीं माना गया, क्योंकि सरपंच की सहायता करने के लिए पंच बनता है और मुखिया की सहायता करने के लिए वार्ड बनता है। क्योंकि मुखिया पूरे 7000 जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर सकता, तो क्या करता है 500 जनसंख्या पे एक वार्ड बनाता है। प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि को जनता चुनती है और वो प्रतिनिधि उस 500 जनता के लिए समस्याओं को सुनता है, मुखिया तक पहुंचाता है, ठीक है। तो एक तरह से आप देखें कि विकास काम में वार्ड का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन पंचायती राज के कुछ अंग होते हैं, उस अंग के बारे में हम जान लेते हैं। पहला अंग होता है कि मुखिया, दूसरा अंग होता है सरपंच। तो मुखिया का जान गए आप क्या काम होता है, ये कि वो पंचायत की सारी बातों को, वार्ड की सारी बातों को सुनेगा और उनकी बातों को समिति तक पहुंचाएगा। उसके बाद एक होता है ग्राम सभा, एक होता है ग्राम रक्षा दल। ये दोनों क्या होता है, देखिए ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा जानने के बाद आपको मुखिया के और काम भी पता लग जाएंगे। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, ग्राम सभा में वे व्यक्ति सदस्य होते हैं जो आपके पंचायत में, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है, जिन्होंने आपको मतदान दिया है, मतदान किया, वो ग्राम पंचायत के सभा के सदस्य होते हैं। तो उस जो बैठक होती है जिसे आम सभा कहते हैं, उस बैठक में मुखिया जो होता है वो उस बैठक का प्रतिनिधि होता, मतलब प्रतिनिधित्व करता है, यानी उसका मेन जो होता है वो मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया। और कम से कम साल में ये 4 बार बुलाना बहुत जरूरी होता है, यानी साल में कम से कम 4 बार ये जो आम सभा है ये बुलाना बहुत जरूरी होता है। ये आम सभा कौन बुलाती है, मुखिया। और इसके सदस्य कौन होते हैं, गांव की जितनी भी जनता होती है, जिसकी उम्र 18 साल है वो जनता होती है। वो क्या करती है, वहां पे जाके समस्याओं को गिनाती है और मुखिया उनको बताता है कि हमारे पंचायत का विकास कैसे होगा, कैसे नहीं होना चाहिए, सारी बातों की वहां पे अवलोकन होती है। तो उसे कहते हैं हम ग्राम सभा। ये कौन बुलाता है, मुखिया, ठीक। दूसरी बात, उसके बाद सरपंच के बाद जानिएगा, सरपंच का काम केवल क्या है, न्याय देना। कौन से, कितने तक के न्याय, 10,000 तक के न्याय देने का। उसके बाद आता है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल क्या होता है, ग्राम रक्षा दल में एक संगठन होता है 18 साल से अधिक नौजवानों का, नवयुवक का, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है। उसमें उस नवयुवक में एक प्रधान बनता है। समझ लो कि जैसे एक पुलिस चौकी होती है ना, वैसे गांव के पंचायत में कुछ नवयुवक मिलकर गांव की रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाते हैं, जिसे ग्राम रक्षा दल कहा जाता है। और वो जो संगठन होता है वो गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैनात होता है और किसी भी समस्या में वो जाता है, उस समस्या से गांव वालों को बाहर निकालता है। इसे ग्राम रक्षा दल कहते हैं। तो ग्राम यानी ग्राम पंचायत कितने हो गए, 4। मुखिया यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका मतलब सरपंच, ग्राम सभा और ग्राम रक्षा दल। ये बात समझ आ गई। अब बात आती है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल 5 साल के होता है, ये तो आपको पता ही है। अब दूसरी बात कि हाँ, ग्राम पंचायत, ये जो वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, इसके लिए कौन लड़ सकता है। देखिए आपके पंचायत का कोई भी आदमी वो लड़ सकता है, लेकिन होता क्या है, किसी की संख्या ज्यादा हो जाने के कारण समाज में, हमारे समाज में किसी जाति की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो वही जाति का लोग बार बार बनते रहता है,
ठीक है, और महिलाओं को इतनी प्रधानता मिली नहीं रहती, तो महिला को कभी बनने नहीं दिया जाता। सरकार क्या करती है, रोटेशन पॉलिसी चलाती है, यानी कहने का मतलब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला सबको एक आरक्षण दिया जाता है कि आप इस साल महिला खड़ा होगी, इस साल पिछड़ा वर्ग खड़ा होगा, इस साल अति पिछड़ा वर्ग खड़ा होगा। तो ऐसे में होता क्या है कि समाज के सभी वर्गों को सत्ता में आने का अधिकार मिल जाता है और सत्ता में वो आती हैं और सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं, जिससे समाज के अंदर जो विभाजन पैदा होते रहता है, जो भेदभाव पैदा होते रहता है, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि सरकार का मेन मकसद है कि लोकतंत्र को सफल किया जाए और लोकतंत्र को सफल करने के लिए सत्ता की साझेदारी होना बहुत आवश्यक है। तो आई होप आपको पंचायती राज का सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा, कौन कैसे काम करता है कैसे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है वार्ड को अपना काम समझ में आना चाहिए। बस इसे कुछ नहीं आता, बस दो बातें आती हैं, शौचालय का पैसा और इंदिरा आवास का पैसा, बस, और इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। इसके अपने अधिकार भी इसको नहीं पता है कि किस समिति का ये सदस्य है, किस समिति का सदस्य नहीं है। खैर कोई बात नहीं, किसी न किसी सदस्य समिति का तो सदस्य वार्ड सदस्य होगा, इसका सिग्नेचर तो वहां हो जाता होगा, लेकिन इसको पता नहीं लगता होगा। इसके आड़ में कोई और काम कर रहा होगा, लेकिन इसको पता नहीं लगता। बस इसको दो ही बात पे ध्यान है। और सबसे बड़ी बात है कि पंच भी इसमें कूद जाता है। पंच बोलता है छोड़, न्यायपालिका हमसे ना होने वाला, पैसे ना है, मैं चल शौचालय के पैसा मिल, तो कहने का मतलब है इंदिरा आवास के पैसा मिल, तो हेमे चल, तो ये बेचारा भी हेमे चलाता है। अरे भाई तुम्हारा ये काम नहीं, तुम्हारा न्यायपालिका काम है, बात समझे। तो आपको न्याय, अगर आपके साथ किसी का झगड़ा हो जाए तो आप कहां जाओगे, पंच के पास और या सरपंच के पास। और आपको कोई काम करवाना हो किसके पास जाओगे आप, वार्ड के पास या मुखिया के पास, क्योंकि ये कार्यपालिका और ये न्यायपालिका है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में क्लियरली आ रही होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं कि आप सर इस वीडियो चैप्टर्स के कुछ क्लास कहने का मतलब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप करवा दीजिए, तो मैं इस चैप्टर्स के नहीं पूरे पॉलिटिकल साइंस के एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा, ताकि आपका पॉलिटिकल साइंस इस पार से उस पार हो जाए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मैं ये जो आप चाहोगे मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। बात नंबर 2 कि अगर आप इस वीडियो से पहले आपको दोनों वीडियो देखनी होगी, जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो उस वीडियो को देखें तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो इसलिए भी जाना जरूरी था क्योंकि हमारे समाज में पंचायती राज का चुनाव आने वाला है और कहीं हो भी रहा है। तो ये वीडियो अगर हम जान लें, ये समझ लें, तो शायद हमारे एग्जाम के लिए तो फायदा है ही, हमारे नॉलेज के लिए फायदा है ही, लेकिन एक सच्चा नागरिक बनने के लिए भी शायद ये हमें फायदा पहुंचा दे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।